डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीकली करंट अफेयर, यस, ये सिलसिला रहेगा जारी क्योंकि इसमें है बहुत वैल्यूज सभी एग्जाम के लिए। सो बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं एक और एपिसोड। 17 to 25 अक्टूबर में जो विश्व में और इंडिया में जो घटनाएं हुई हैं उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेट अस बिगिन दिस पॉपुलर सीरीज। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर का दौर करूं शुरू और उसके थ्रू एक वीकली इवेंट की एक लेखा जोखा आपको बस याद दिलाना है, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपनी तैयारी अब शुरू करेंगे नेक्स्ट यूजीसी राउंड के लिए जो 4-5 महीनों में होगी, नेक्स्ट ईयर के पीजी एंट्रेंस टेस्ट में जो कि अगले 5 या 7-8 महीने में होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, इन सब की एग्जाम तो लगातार चलती रहती है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पॉल साइंस हेल्प की, आप सबको पता है, आपने रिव्यू पढ़े होंगे, अपने सीनियर से पूछे होंगे और आपको ये बताया गया होगा कि कितनी यूजफुल है। मेरा भी बताना ये कर्तव्य है क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगी है और एम ये है कि सबसे कम कॉस्ट पे कैसे जो है अवेलेबल कराया जा सकता है वो रिसोर्स जिसको पढ़ के आप एग्जाम को क्रैक करें, जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। कमियां हर गाइड में होती, कोई गाइड परफेक्ट होता नहीं है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ईमानदार कोशिश है। लास्ट मिनट प्रेप गाइड तो चलिए इसको अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस और एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस इंटरेस्टेड, इसके अलावा जो सीयूईटी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सीयूईटी पीजी की जो गाइड है वो भी अमेजन पे अवेलेबल है, और यूजीसी नेट की गाइड का लिंक यहाँ दिया गया, और भी लिंक यहाँ पे है। आप amazon.in पे केवल आप पॉल साइंस हेल्प देने से ही आपको जो है सभी गाइड दिखेंगे, और ये जो यूजीसी नेट की गाइड जो है वो इंस्टा मोजो पे है, उसकी लिंक तो आपको पता होगी, यहाँ पे मैंने दे भी दिया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। ये वीक दिखता कैसा है दुनिया में? देखें तो क्या दिखता है दुनिया में? चाइना छाई रही एक तरीके से, क्योंकि वहां पे जो उनकी 20th जो बैठक थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, जो हाईएस्ट फोरम है कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका, जहां की टॉप लीडर चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, टॉप पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, वही चलाते हैं चाइना को। उसकी उस पर पूरे विश्व की नजर थी, वो होता है, उसको हमने क्वेश्चन में लिया है, उससे 3-4 क्वेश्चन। इंग्लैंड जो है पूरा वीक छाया रहा, बहुत अच्छे कारणों से नहीं, वहां पे जो लिज ट्रस है उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहती है, और इंग्लैंड एक से एक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस में डूबता नजर आता है। हम लोग उसको बहुत क्यूरियसली देखते हैं क्योंकि ऋषि सुनाक पहले दौर में तो हार गए भारतीय मूल के, तो हम लोग को थोड़ी अफसोस हुई, और सेकंड दौर में वो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। ये एक बहुत ही अच्छा एक पल इंडिया के लिए कहा जा सकता है, फाइनेस्ट, कि जिस कंट्री ने हम पे 200 साल राज किया, आज हमारे मूल का और हम लोग से बहुत जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिन्होंने शादी किया है इंडियन लड़की से, वो जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। वैसे भले इसका पॉलिटिकल फायदा कुछ नहीं होता है, वो अपने देश के, वो अपने ब्रिटिश हैं, वो उनका जन्म वहां हुआ है, वो उसके लिए लॉयल होंगे, होना भी चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री की तरह, लेकिन ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी ऋषि सुनाक पे। और तीसरी घटना आपको क्या दिखती है? रूस यूक्रेन ऐसे ही लड़ते रहते हैं 7वें-8वें महीने में, लेकिन वहां पे एक ड्रोन उभर के आता है, लोग कहते हैं ये ईरान से गया है, कामाकाजी ड्रोन, ईरान उसको डिनाई करता है, ये भी न्यूज छाई रही। इंडिया में दिवाली की धूम रही, उससे भी ज्यादा धूम वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने की रही। इन सबसे कोई न्यूज बनता नहीं है, लेकिन उसके पहले जो बीसीसीआई से हटाया गया सौरभ गांगुली को, वो बन गया न्यूज, तो उसको हम लोगों ने लिया है। और सिविल सर्विसेज के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि जनरली आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। इन सब का पिटारा लेकर के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन पहले इंटरनेशनल रिलेशन। ये मैं पिछले वीक का क्वेश्चन लेकिन इस वीक भी छोड़ जाता हूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये पूछा जाता है, ये वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का हाईएस्ट फोरम भी है, वहां का एक तरह का पार्लियामेंट भी है जो यूनिकैमरल है। इसका नाम क्या है आपको पता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी। और इसी की जो 20वीं बैठक हुई उसमें सारे डिसीजन लिए गए, इसको पढ़ लीजिएगा। उसका फोटो है, उसमें जी जिनपिंग को तीसरा टर्म दिया गया 5 साल का। हु इज ली क्वांग, ये उसी से जुड़ा हुआ है। एनपीसी की जो बैठक हुई उसके बाद उसमें जो चुनी गए, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो है ली क्वांग, आप इनको यहां देख सकते हैं। तो जी जिनपिंग जो यहां दिख रहे हैं और ली क्वांग मिल करके चाइना को चलाएंगे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को भी काफी अधिकार होते हैं। जी जिनपिंग सिक्योर्ड विच टर्म एज चाइनाज लीडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ये पीआरसी है, याद रखिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो ताइवान है वो अपने को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेन चाइना है, मेनलैंड, वो अपने को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। तो ये इन्होंने जो थर्ड टर्म जो है इन्होंने ले लिया, मतलब इनको जो तीसरा 5 साल का टर्म दिया गया है। इसको पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से देख रही है, और इंडिया भी, क्योंकि इन्होंने कुछ जो बयान दिए हैं वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। इनका कहना है कि और चाइना को इकोनॉमिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिक्स, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में और एक्टिव होना है, हमें एजर्ट करना है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। हु इज द यूके पीएम होल्डिंग ऑफिस फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड। ये बहुत अच्छी बात नहीं रही, मैंने बताया। लिज ट्रस को बहुत सरप्राइजिंगली उनको 45 दिन के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले मैंने पिछले वीक में बताया था कि कैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। फिर इंडियन ओरिजिन की जो होम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद कई एमपी ने उनमें अविश्वास जताया और उन्होंने
उसी दिन जिस दिन की वो कह रही थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, उस दिन उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी एक तरह की बात, इंडिया के लिए मतलब इंडिया के लोगों के लिए, उसका कोई ऐसे पॉलिटिकल मायने नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए इंडियन मूल के व्यक्ति का ब्रिटिश पीएम बनना ये बहुत बड़ी बात सभी इंडियन के लिए मन में है, बिकॉज इंग्लिश ने हम लोग पे रूल किया है। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिला रहा हूं जो बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है कि कौन दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था। देखिए, इंग्लैंड ही वो कंट्री है जहां पहली बार पार्लियामेंट आया 400-500 साल पहले, तो प्राइम मिनिस्टर तो वहीं का होगा ना। तो 1721 में वहां पे रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब यहां पे हम लोग ऋषि सुनाक के बारे में बात करते हैं। हु इज स्लेटेड टू बिकम यंगेस्ट पीएम ऑफ यूके इन इट्स मॉडर्न हिस्ट्री। कितनी बड़ी बात है। ये सब जो है रहे हैं या तो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के दौर में। पेनी मॉर्डेंट भी दौर में थी लेकिन वो भी हट गई। बोरिस जॉनसन जो है वो दौर में थे, वो भी हट गया, एक्स पीएम। लिज ट्रस्ट ने तो रिजिग्नेशन ही दे दिया। और ऋषि सुनाक जो है आज जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो वो किंग चार्ल्स से मिल चुके हैं और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शिफ्ट कर रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है 10 नंबर का घर डाउनिंग स्ट्रीट में, वो प्राइम मिनिस्टर का घर कहलाता है यूके में। बिफोर बीइंग डिक्लेयर्ड एज लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ यूके, ऋषि सुनाक सर्व्ड एज। ये भी एक जस्ट जान लीजिए, वैसे इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। हाँ, लेकिन जो एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है कि फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये याद कर लीजिए। वहां होम मिनिस्टर को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन, और लॉर्ड चांसलर को जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस, मतलब जस्टिस डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं लॉर्ड चांसलर। तो ऋषि सुनाक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो कि सेकंड नंबर का प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है। तो इसलिए पहले ही वो बहुत बड़ा ऑफिस होल्ड कर चुके हैं। अब आइए ऋषि सुनाक के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। वैसे तो आपको बहुत सोर्सेस से अब तक पता चल गया होगा। इनके दादा परदादा बहुत पहले गुजरावाला पाकिस्तान में रहते थे। उस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, इसलिए वो अखंड भारत था। तो वहां से वो कीनिया चले जाते हैं, आई थिंक कीनिया, यस, ईस्ट अफ्रीका, और वहां पे वो अपनी फॉर्चून बनाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, और बाद में साउथहैम्पटन नाम के जगह पे जो है वो इंग्लैंड में लैंड करते हैं, काफी पहले, ऋषि सुनाक का जन्म के बहुत पहले। और ऋषि सुनाक का जन्म वहां 1980 में मई में होता है। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं और बाद में वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सब की बिजनेस करते हैं। और इनकी शादी जो होती है वो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस कंपनी के मालिक रहे हैं, जिन्होंने कि इंडिया को एक मुकाम पे पहुंचा है आईटी में, इन्फोसिस कंपनी खोल के, उनकी बेटी से इनकी शादी होती है। उससे इनका फॉर्चून भी बदलता है। और इनकी पत्नी बहुत अमीर भी हैं क्योंकि कुछ इन्फोसिस के काफी शेयर उनके पास होंगे। और ये लोग सोशल सर्विस करते हैं काफी विग्रसली, ये पब्लिक सर्विस में दोनों पति पत्नी लगते हैं, उससे इनका नाम बनता है। फिर ये एमपी बनते हैं। और चूंकि इनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ थी तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। बोरिस जॉनसन के मिनिस्ट्री में ये रिजाइन भी करते हैं और इसके चलते इनकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनती है। और अब देखिए ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं केवल 42 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले ब्रिटेन के मॉडर्न एरा में ऋषि सुनाक ऑफ इंडियन ऑरिजिन। What is 1922 कमिटी इन यूके पॉलिटी? ये भी जो है, ये क्वेश्चन आपको कहीं सिविल सर्विस में पूछा सकता है, कहीं भी। बेसिकली हर बार इसका जिक्र आता है जब ये क्राइसिस होती है कंजर्वेटिव पार्टी में। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का एक बैक बेंचर की पार्लियामेंट्री कमिटी है। मतलब बैक बेंचर क्या है, देखिए, किसी भी ट्रेजरी बेंच जो है, मतलब अभी तो वो सत्ता में है ना, तो जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो यहाँ फ्रंट रो में जो लोग बैठते हैं वो सब तो मंत्री उंत्री बड़े नेता होते हैं, और यहाँ उनकी बैक बेंचर बैठते हैं जो केवल हल्ला गुल्ला करते हैं, यस यस, हाँ हाँ, थंपिंग करते हैं। तो ये लोगों का जो गुट है ना, उसको 92 कमिटी बोलते हैं, 1922 कमिटी। अब ये लोग तो मंत्री उंत्री हैं, लेकिन इनके पीछे जो सपोर्ट है इस कमेटी का है, और ये कमेटी जिनको चाहते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसलिए उस कमेटी की एक तरह से मुहर लगाने के लिए अभी लिस्ट ट्रस्ट पड़ी हुई थी। अब ऋषि सुनाक और वही जो है फैसला करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी का पार्लियामेंट्री ग्रुप का लीडर कौन होगा, विच इज नॉट ए मेन पॉलिटिकल पार्टी इन यूके। अब यहाँ पे यूके की इतनी बात चल रही है पॉलिटिकल पार्टी की, तो देख लीजिए वहां कौन कौन से पार्टी हैं। वहां पे जो कंजर्वेटिव पार्टी, इसको टोरीज भी कहते हैं, टोरीज, तो ये अभी तो सत्ता में है, काफी समय से सत्ता में है, 15 साल लगभग हो गए हैं। लेबर पार्टी जो उनको चुनौती देती है, जब लेबर पार्टी ही जब आई थी तब हम लोग को आजादी मिली थी। कंजर्वेटिव पार्टी तो आजादी दी नहीं, उन्होंने, चर्चिल ने दी नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने, लेबर पार्टी ने हम लोग को दी। लेबर पार्टी हमेशा से इंडिया के थोड़ी समर्थक मानी जाती रही है, उसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के एमपी भी रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेट जो है वो तीसरी पार्टी है। ये पहले विग्स कहलाते थे, विग्स, ये लिबरल थे, ये कंजर्वेटिव थे, बाद में ये लिबरल डेमोक्रेट होगा। और ये अब थोड़ी मतलब एक तरह का थर्ड पार्टी बन गई है। मेन टू पार्टी जो है कंजर्वेटिव वर्सेस लेबर की लड़ाई होती है। लिबरल डेमोक्रेट तीसरी नंबर की पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है नहीं है, ये यूएसए की पार्टी है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी 3 व्यक्ति ऐसे हैं इंडियन ओरिजिन के जो टॉप पोजीशन पे हैं किसी बड़े बड़े कंट्री में या किसी भी कंट्री में। यूएसए की कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ब्रिटेन के अब ऋषि सुनाक जो प्रधानमंत्री एक तरह से बन चुके हैं, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ। तो प्रविंद जुगन्नाथ जो है, उनकी ये फोटो है, उसके पहले अनिरुद्ध जुगन्नाथ, शायद उनके रिलेशन होंगे, वो वहां पे थे। ये सब कभी ना कभी रहे हैं और सभी भारतीय मुल्क हैं इनको छोड़ करके। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं
कि करीब 200 इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो ऑक्युपाई कर रहे हैं 15 कंट्री में 60 बड़े बड़े कैबिनेट रैंक के पोस्ट। आप समझिए, आज के डेट में आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी को हेड करते हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं, सुंदर पिचाई जो है गूगल को हेड कर रहे हैं, पराग अग्रवाल जो है ट्विटर को हेड करते हैं, अडोबे को भी हेड अभी तक इंडियन कर रहे थे, इंदिरा नूई ने सबसे बड़ी जो ड्रिंक्स कंपनी है पेप्सी को, उसको हेड किया है, और अभी आप देख रहे हैं कि ऋषि सुनाकन। तो ये इतनी बड़ी गर्व की बात है, और इंडिया का सॉफ्ट पावर इससे बढ़ता है। अब यहाँ पे आप 3 बार मैं सॉफ्ट पावर बोल रहा हूँ। सॉफ्ट पावर जो जोसेफ नए ने पॉलिटिकल साइंस में इसको इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो ये होता है कि जब बिना आप कोएर्सन के, बिना दंड के, बिना धमकाए हुए, बिना बंदूक के जब अपनी बात आप दूसरे कंट्री से मनवा लेते हैं तो आपकी सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया के सॉफ्ट पावर जैसे योगा है, इंटरनेशनल योगा डे, बॉलीवुड है, जैसे हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना है, मल्टीकल्चरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी है। तो उसी तरह से हमारे लोगों का जो ये प्रभाव है कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियन जाते हैं, उनके टैलेंट को स्वीकारा जाता है, वो भी हमारे सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। What is the name of drone used by Russia to attack major towns of Ukraine recently? ये न्यूज जो है पूरे वीक भर छाया रहा है। इस ड्रोन का मैंने यहाँ फोटो भी दिया है। ये एक सुसाइड ड्रोन है जिसका नाम कामिकाजी पॉपुलरली कहा जाता है। वैसे उसका रियल नेम जो है ये शाहिद 136 है, और ये कहा जाता है कि ये ईरान ने बनाया है, जो बहुत सस्ता होता है। अब ये ड्रोन करते क्या है ना, ये इसमें एक तरह समझिए कि इसमें हथियार, गोला बारूद भरे हुए हैं, जो बम जो जाके वहां फूट जाएंगे, लेकिन ये क्रूज मिसाइल के जैसा सीधे जाके हिट नहीं करता है। ये इसमें कोई आदमी तो होता नहीं ड्रोन में, तो अनमैन्ड है, और ये सुसाइडल है, अनमैन्ड सुसाइड। तो ये मंडराता रहता है, वो टारगेट की खोज में छिपा रहता है, और जैसे ही टारगेट इसको दिखता है तो ये अवतरित हो जाता है और वो जाके टकरा जाता है और वहां फट जाता है। तो इससे बहुत नुकसान होता है, और ये पूरे यूक्रेन में काफी इस ड्रोन ने तबाही मचाई है, और उससे ईरान भी जो है वो फोकस में आ गया एक तरह से, और रसिया ईरान का जो नेक्सस है वही फोकस में आया। कामकाजी इसको कहते क्यों हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इसको यूज किया था जब वो लड़ाई हार रहे थे, इससे पहले कि उन पे बम गिराया गया था। उस समय क्या होता था कि ड्रोन का तो आविष्कार हुआ नहीं था, लेकिन जो हवाई जहाज था उसमें पायलट सुसाइड करते थे, मतलब वो मरने के लिए ही बैठते थे, और वो जो हवाई जहाज था उसमें पूरे बम गोले बारूद भर दिए जाते थे। एक तरह समझिए कि वो मिसाइल बन गया, और उस मिसाइल को जाके वो किसी युद्ध पोत पे, कोई दुश्मन के ठिकाने पे सीधा टकरा देते थे और मर जाते थे खुद, और उसको तबाह कर देते थे। इसमें जो है हजारों ऐसे जो है पायलट जो है उसमें मारे गए, लेकिन उन्होंने बहुत तबाही मचाई, और उसको कामकाजी एयरप्लेन या कामकाजी पायलट या कामकाजी मिशन बोलते थे। उसका मतलब एक सुसाइडल मिशन होता है, और उसी के नाम पे इसका कामिकाजी ड्रोन इसका नाम जो है दिया गया, शाहिद 136। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई एग्जाम में आ सकता है। इस वीक में एक और लिटरेरी चर्चा रही, वो है बुकर प्राइज की। उसमें जो फिक्शन कैटेगरी होता है, नॉवेल, वो मेन होता है, उसको जीता अगेन भारतीय उप महाद्वीप के एक व्यक्ति ने। तो फिर हम लोग सबके लिए गौरव की बात है, श्रीलंका के स्नेहन कारुनला करुणाती लखा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिए, यहां मैंने लिख दिया है करुणाती लका, अगेन आई एम रीडिंग इट रॉन्ग, स्नेहन करुणाती लता, इन्होंने जीता, श्रीलंकन ऑथर हैं। इनकी जो नॉवेल है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडो, तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि एक मर गई है एक पत्रकार, उसका नाम है माली अल्मेडा, और उसको जो है गॉड ने 7 दिन का समय दिया, इसलिए 7 मून है, मतलब 7 मून वो देख सकती है, कि वो ट्रेवल कर सकती है अपने मरे हुए लाइफ में, आफ्टर लाइफ में, और जो पहले उसके मरने के पहले के लाइफ थे उसमें, वो दोनों में शिफ्ट कर सकती है। कितने मजेदार है कि 7 दिन तक आप शिफ्ट कर सकते हैं। और उसमें वो एक मिशन पे जाती है कि उसने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ खींचे थे जो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसको, उसके दर्दनाक फोटो उसने लिए थे, तो उसको लेकिन वो पेपर में निकलवा नहीं पाई थी डर के मारे। तो वो चाहती है कि वो उसके बिस्तर के नीचे दबे हुए हैं, उसको वो सब जगह बांट दे अपने दोस्तों में, और उसको पूरी दुनिया को बताए कि क्या हुआ था उस सिविल वॉर में। ये कहानी है, तो बहुत ही मजेदार कहानी है, और इसको जीता स्नेहन करुणलत्का, नहीं, अगेन थर्ड टाइम आई एम सेइंग इट रॉन्ग, ओके। अब यदि इंडियन न्यूज और देखें, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है। यहां पे रॉजर बिन्नी जो मेरे एक टाइम के फेवरेट रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप जो 83 की थी, यदि इंडिया ने जीता तो उसमें रॉजर बिन्नी का बहुत बड़ा हाथ है। उसी समय का मैं आपको ये फोटो दे रहा हूं। इन्होंने 18 विकेट लिए थे 1983 के। अब ये ऐसे दिखते हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वाइज हो चुके हैं, और इनको जो है सौरभ गांगुली के बदले में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है रॉजर बिन्नी को। इनके बेटे जो है स्टुअर्ट बिन्नी, वो भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और सौरभ गांगुली को हटा दिया गया। तो ये एक खबर बन जाती है। ये भी पिछले वीक में खबर में रही आफ्सपा, क्योंकि असम के बहुत पार्ट से इसको हटाया गया,
वो ऑर्डर निकली। तो इसका मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। इसके बारे में मैंने काफी कुछ दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा कहां कहां ये लागू है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट, मणिपुर, इन सब में लागू है। जम्मू कश्मीर वैली में लागू है। असम में था, उसको थोड़ा हटाया गया है। ये बेसिकली इस पर बहुत विवाद होता है। यहाँ पे ना उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां पे आर्मी को बहुत ज्यादा पावर मिल जाते हैं। वो किसी के घर में घुस जाए, उसको उठा ले, उसको कई, और इसका आपको पता है पावर का मिसयूज होता है। तो वो उससे जो है वहां के लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग डर के साए में जीते हैं और इसको एक सिविल लिबर्टी वाले जो है उसको अच्छा नहीं मानते हैं इस पे। लेकिन फिर कंट्री के सुरक्षा के लिए जरूरी भी है, नेसेसरी इविल कर सकते हैं आप। अब आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चन। चलिए उस पर थोड़ी नजर दौड़ाते हैं। Which of these statements are correct about the liberalized remittance scheme? ये अभी चर्चा में क्यों आया कि आरबीआई ने इसकी जो लिमिट को काफी बढ़ा दिया एलआरएस की, तो इसके चलते आया। मैं पूछ रहा हूं, इसमें 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन एलआरएस के बारे में सही है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, क्या ये एलआरएस अलाउज एनआरआई टू ट्रांसफर मनी टू देयर रिलेटिव इन इंडिया, मतलब जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में आसानी से पैसे भेज सकते हैं? या इसका उल्टा है कि एलआरएस अलाउज रेसिडेंट इंडियन टू ट्रांसफर मनी टू एनआरआईज अब्रोड, मतलब आपका बच्चा यदि विदेश में है तो आप यहां से भेज सकते हैं? दोनों में क्या सही है सोचिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एलआरएस इन 2004, क्या ये सही है? और इसकी लिमिट जो है बदलती रही है, अभी ये $2.5 लाख है। तो इसमें से देखिए तो ये सही है, इसकी लिमिट अभी बढ़ा दी गई, $2.5 लाख कर दी गई। इसको 2004 में लॉन्च किया था। और ये सही नहीं है, ये उल्टा है। बेसिकली आप अपने बच्चे को, रिलेशन को, जो दुनिया में कहीं रह रहे हैं उसको आप भेज सकते हैं पैसे, उल्टा है, वो आपको नहीं भेज रहे हैं। जैसे स्टूडेंट, आपका बेटा स्टूडेंट है, बेटी स्टूडेंट है, तो आप उसको जो भेजते हैं ये एलआरएस के अंदर आता है, इसलिए ये सही नहीं है। 2, 3, 4 इज द राइट। अब यहां मैं पूछ रहा हूं कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द बैंकिंग एज ए सर्विस, बैस बोलते हैं इसको, BAS, बैंकिंग एज ए सर्विस। देखिए स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। इट अलाउज थर्ड पार्टी सच एज फिनटेक कंपनीज टू ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस टू इन कस्टमर। देखिए चलिए, ये तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे सही है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, लेकिन ये है क्या, इसको समझ लीजिए। बैस को, बैस बेसिकली क्या है? बजाज फिनटेक एक कंपनी है। फिनटेक मतलब जो टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। आप पेटीएम को भी फिनटेक कर सकते हैं। अब ये लोग करते क्या है ना, ये खुद बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन ये एसबीआई या कोटक बैंक, इन सब बैंक के ऊपर जो है एक लेयर, मान लीजिए ये बैंक है, ये बैंक है और ये फिनटेक कंपनी है। तो ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि आप हमारे सर्वर से एपीआई से जुड़ जाओ। एपीआई एक मेथड होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस कहते हैं। जब दो कंप्यूटर सर्वर आपस में बातचीत करने लगते हैं तो एपीआई के थ्रू करते हैं, मतलब एक प्रोटोकॉल है, उससे वो बात करने लगते हैं। अब ये पूरा बैंक इसकी सर्विस कोई दे सकता है। अब ये बहुत इनोवेटिव सर्विस 1, 2, 3 अजब सर्विस ये जो है निकालेंगे, मतलब ऐसे कार लोन निकालेंगे जो आपको बैंकिंग नहीं दे पाएगी। मतलब ये ईएमआई स्कीम, वो ईएमआई स्कीम, आपने देखा है ना कि आपको एक भी पैसा बिना एक्स्ट्रा दिए हुए ईएमआई वहीं पे खड़े रहते हैं, वो सब फिनटेक सर्विस है। तो वो जो है इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिएट करते हैं अपने मार्केटिंग नॉलेज से, और वो बेचते हैं आपके बैंक का। तो बैंकिंग को जो है फायदा ये होता है कि आपको नए कस्टमर मिलते हैं, इनको तो फायदा होता है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी बनते हैं तो इनको भी फायदा होता है। इसको जो है, तो ये बैंक के सर्विस को एज ए सर्विस, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग एज ए सर्विस, बैंकिंग एज ए सर्विस। अब इसको पढ़ लीजिएगा, चारों सही है, ये आपको कहीं ना कहीं सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन जो है वो मैं एमएसएफ के बारे में पूछ रहा हूं, मार्जिनल सेफ्टी फैसिलिटी। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, ये क्या है? दिस फैसिलिटी अलाउज बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन टू मैनेज लिक्विडिटी। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या होता है, बैंक को पैसा चाहिए होता है, कई बार उनको जो है बहुत कम टाइम शॉर्ट नोटिस पे पैसे चाहिए होते हैं, और उनका पूरा जो जितना भी वो पैसे लेने का जो लिमिट है आरबीआई से वो खत्म हो गया है। उनकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये सब जो है पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब उसके ऊपर अब नहीं जा सकते हैं, वो रेपो रेट पे नहीं ले सकते जितना आरबीआई से। रेपो रेट मतलब वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देती है, वो भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो एमएसएफ का यूज करके वो एक्स्ट्रा जो है लोन ले सकते हैं। कहां तक ले सकते हैं? ये ले सकते हैं अंडर एमएसएफ, बैंक्स कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई अप टू 1 परसेंटेज पॉइंट ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। मान लीजिए 100 रुपये का मान लीजिए इनको डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, मतलब कि टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट की लाइबिलिटी है, तो 1 रुपये तक का ये लोन जो है वो ले सकते हैं एमएसएफ के तहत। उसके लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज उनके पास है, गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी जारी करती है, बैंक उसको खरीदते हैं इसी सब समय के लिए, वो सिक्योरिटी को गिरवी रख करके आरबीआई से ये लोन लेते हैं एमएसएफ पे। एमएसएफ में होता क्या है कि वो जो लोन मिलती है आरबीआई से वो रेपो रेट से ऊपर मिलती है, जैसे अभी 25 बेसिस पॉइंट पे, इसका मतलब 0.25 परसेंटेज पॉइंट पे ज्यादा मिलती है। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन देखिए, आरबीआई चार्जेस इंटरेस्ट रेट ऑन एमएसएफ विच इज लोअर देन द प्रिवेलिंग रेपो रेट, जस्ट उसका उल्टा है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये 2011-12 में ये लॉन्च हुई थी, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 इज द राइट। इसको तो हटा दीजिएगा, ये पहले के वीडियो का है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सिविल सर्विसेज जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट की, किस लेवल का क्वेश्चन आप करंट इवेंट से आपको आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। खास करके इकोनॉमिक्स में आती है उस लेवल के जो
इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन है वो तो जो मेन में आप देख रहे हैं उसी इजी आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, वो मैं चुन चुन के हर वीक में आपको दिखाता हूं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपकी जो पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी है बहुत ही क्रूशियल फेज में प्रवेश कर रही है, 90,000 सब्सक्राइबर से 1 लाख के बीच में। तो आप केवल खुद ही इसको ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि और अपने दोस्त, अपने रिलेशन, अपने छोटे, अपने बड़ों को बताएं। ये एक फेवर होगा इस कम्युनिटी के लिए भी, और आप भी अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द एक जो माइलस्टोन है 1 लाख कस्टमर का या 1 लाख सब्सक्राइबर का, उसको ये पूरा करे। और फिर से मैं याद आपको दिला रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस शुरुआत करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसके क्वेश्चन या सॉरी एग्जाम है उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है। तो यहां से आप शुरुआत कीजिए, इसकी जो है लिंक यहां पे दी गई है। बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।